हेलो क्लास, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हमारे इंडिकेशन की मदद से हमारे जो है मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। वे हमारे ये कुल 8 तरीके के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, जिसमें से परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और ये इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक अलग रोल है। हर इंस्ट्रूमेंट जो जहाँ पे काम कर सकता है वहाँ पे दूसरा इंस्ट्रूमेंट उतना अच्छे से काम नहीं कर सकता, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो एप्लीकेशन है जो डेली बेसिस पे वो सबसे ज़्यादा है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और इसके बाद है इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हालांकि हम जो है ये बाकी के बचे हुए जो हमारे 5 इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, क्या उनका वर्किंग प्रिंसिपल है, किस बेसिस पे ये काम करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा हमको फोकस करना है वो हमको करना है इन तीन इंस्ट्रूमेंट पे। तो इन तीनों को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी का इनका जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से, जो कि है हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है हमने एक बार पहले भी थोड़ा बहुत उसका आइडिया लिया हुआ है, जैसे मैंने गैल्वेनोमीटर का जो है आपको डायग्राम बना के दिखाया था, उसी प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। उसमें क्या है कि हमारे पास एक कोर है, एक उसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। देखो परमानेंट मैग्नेट से ही समझ में आता है कि इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट तो होने वाली है। तो हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, एक नॉर्थ यहाँ एक तरफ इसका नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ इसका साउथ पोल है, बीच में इसका कोर है। कोर का जो है ये हमने इसका बना दिया स्पिंडल, जहाँ पे ये रोटेट करता है। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, अब इसी के पे जो है हमारी जो कोयल होती है वो इसी के ऊपर वाउंड की गई होती है। अब यहाँ पे हम जो है अपनी जो मेजर्ड वोल्टेज है या करंट है इसके थ्रू अप्लाई की परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, मतलब इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट तो होनी ही है। ठीक है, अब परमानेंट मैग्नेट के अंदर हमने एक कोर रखा हुआ है, उस कोर को हमने जो वाइंडिंग है उस पर बाउंड की हुई है। अब वो वाइंडिंग जो है इसमें अगर हम कोई भी वोल्टेज या करंट अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें एक करंट फ्लो करेगी। इसमें जो करंट फ्लो करेगी, मैंने कहा कि अभी जो करंट इसमें फ्लो करेगी वो आई करेगी। जो करंट आई फ्लो कर रही है उस करंट के फ्लो करने से क्या होगा, तो देखो अगर आपको फ्लेमिंग्स रूल याद है तो वो ये कहता है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास करंट है, तो उस कोयल पे एक हमको फोर्स जो है देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि रोटेशनल मोशन है तो जाहिर सी बात है हम क्या कर सकते हैं कि इस पर एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, टॉर्क क्या हो सकता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है हमारा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या डी लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, अब फोर्स क्या है हमारी, फोर्स किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही होती है वो होती है हमारी BIL इंटू डी, ये विड्थ है। अब क्योंकि इसमें एक टर्न तो है नहीं कोयल में, इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम इसमें n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n से क्यों मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है एक टर्न पे वो लग रही है BIL। अब इसके अंदर कुछ टर्न है, हमने कहा n टर्न है, तो n है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल। ठीक है, B है हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, I है हमारी करंट, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ द कोयल, D है आपकी विड्थ ऑफ कोयल। अब देखो L इंटू डी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यह लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया, तो NBI इंटू A, सॉरी, ये आ गया मेरा एरिया ऑफ कोयल। ठीक है, यहाँ से मेरे पास मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो समझने के लिए NBIA थोड़ा सा याद रखने में समस्या होती है। मैं जो नॉर्मली प्रेफर करता हूँ, मैं लिखता हूँ BINA,
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर बी ना। ये मुझे समझ में आता है, ये याद रखना भी आसान है कि PMMC मीटर में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है वो किसके बराबर होता है, बी ना के बराबर होता है, BINA। ठीक है, अब इसको हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो निडल है वो यहाँ से उठी, ये इसकी जो निडल है वो यहाँ से उठी और उसके बाद यहाँ पे आके रुक गई, यहाँ से उठ के यहाँ पे आके रुक गई। तो जाहिर सी बात है इसके साथ यहाँ पे कंट्रोलिंग फोर्स काम कर रही होगी, एक कंट्रोलिंग फोर्स काम कर रही होगी। कंट्रोलिंग टॉर्क हम किससे दे रहे हैं, स्प्रिंग की मदद से। अगर हम स्प्रिंग की मदद से कंट्रोलिंग टॉर्क लगा रहे हैं तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा TC, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, K इंटू थीटा। ये K है हमारा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है, और थीटा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कि जितने एंगल पे जाके जैसे 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 एंगल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इसका कंट्रोलिंग टॉर्क फोर्स बढ़ता रहेगा। सेम वैसे जैसे स्प्रिंग को आप जितना ज़्यादा खींचोगे उसको उतना लेंथ बढ़ाने के लिए आपको उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब नॉर्मल स्टेट में आके, रीडिंग स्टेट में आके हमारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो मेरे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है, तभी तो मेरी निडल रुकती है, अदरवाइज निडल मूव ना करती रहे। ठीक है, तो एट बैलेंस की अगर हम बात करें, जब हमारी निडल रुक गई है, निडल रुकी कब होगी, जब हम बैलेंसिंग कंडीशन में होंगे। वो बैलेंसिंग कंडीशन कब होगी कि कंट्रोलिंग टॉर्क होगा हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर। कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा K थीटा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, B ना। ठीक है, तो यहाँ से मैं थीटा निकाल सकता हूँ कितना, अपॉन K। देखो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्केल बनेगा, इसका जो स्केल बनेगा वो लीनियर स्केल बनेगा। ठीक है, इसका जो स्केल होगा वो कैसा होगा, लीनियर स्केल होगा। लीनियर स्केल होने का क्या मतलब है, लीनियर स्केल होने का मतलब ये है कि उसमें जो डिस्टेंस होगी किसी भी रीडिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, अगर मैंने कहा ये 100 से लेकर 10 तक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब हर किसी के बीच में बराबर बराबर वैल्यू होगी। इस चीज़ का जो डिफरेंस है वो आप तब समझ पाएंगे जब हम मूविंग इंस्ट्रूमेंट टाइप जो बोलते हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। ठीक है, मूविंग आयरन में क्या होता है कि उसमें जो टॉर्क होता है, उसमें जो एंगल थीटा होता है वो I² के प्रोपोर्शनल होता है। तो उसमें क्या रहेगा कि स्टार्टिंग में जो वैल्यूज़ रहेंगी, स्टार्टिंग की वैल्यूज़ थोड़ी सी हमको क्रैम्प्ड, थोड़ी सी कंसनट्रेटेड दिखाई देती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पहले 0, फिर 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, मतलब ऐसे स्क्वायर में चलती है। ठीक है, उसके हिसाब से जो है ये लीनियर स्केल है, तो उसमें रीडिंग जो है ज़्यादा आसान होती है। इसमें आप लो वैल्यू की रीडिंग ले सकते हैं, तो उससे जो है हाई वैल्यू की भी लेंगे तो भी जो है उसमें एरर कम से कम आता है। ठीक है, लेकिन जो अगर हम नॉन लीनियर स्केल पर देखते हैं वो हाई वैल्यू की रीडिंग के लिए तो जो उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन रहता है उसके आसपास की रीडिंग तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली देते हैं। लेकिन अगर हम उसमें फुल स्केल वैल्यू का 50% से कम वैल्यू अगर हमें रीड करनी हो तो उसमें एरर दिखाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी नॉन लीनियर स्केल जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है, ये फार्मूला आपको याद रखने हैं भाई। देखो ये तीनों ये ज़रूरी फार्मूले हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। कोई ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर बेस्ड जो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि उस पर बेस्ड भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब वे पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला पॉइंट तो यह है, देखो कि PMMC इंस्ट्रूमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, DC वैल्यू के लिए काम करता है या फिर एवरेज वैल्यू रीड करता है। ठीक है, PMMC इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे एवरेज वैल्यू रीड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर साइन के लिए, प्योर साइन वेव के लिए ये क्या रीड करेगा, 0, कुछ भी रीड नहीं करेगा। प्योर साइन वेव की एवरेज वैल्यू वो 0 कंसिडर करके चलता है। तो अगर हमारे पास एक सिग्नल दे दिया गया, अगर हमारे पास मैंने कहा कि FT बराबर V0 प्लस Vm1 साइन ω1t प्लस Vm2 साइन ω2t प्लस, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो
तो अगर मैं इसको रीड करने की कोशिश करूँ पीएमएमसी टाइप वोल्ट मीटर से, क्योंकि ये वोल्टेज की टर्म में लिखा हुआ है, तो मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग देगा वो सिर्फ वी नोट देगा। ये साइन वाली टर्म्स है, ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, और आगे जो साइन वाली टर्म्स होंगी वो भी जीरो हो जाएगी। अब क्योंकि ये डीसी वैल्यू है, इसकी एवरेज वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो वहाँ पे ये सिर्फ वी नोट की वैल्यू रीड करेगा। इसके अलावा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में अगर आप रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की वैल्यू दोगे या फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यू दोगे तो भी वो उसकी एवरेज वैल्यू ही रीड करेगा। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है, Vm/π, और फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यू क्या है, 2Vm/π। ठीक है, तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि ये हमारा हाफ वेव है, ये हमारा फुल वेव, मतलब यूनि डायरेक्शनल अगर हमारी वेव फॉर्म आ रही है तो वो उसको रीड कर सकता है। अगर बाई डायरेक्शनल आ रही है, अल्टरनेटिंग आ रही है, तो उसको रीड नहीं करता। रीड नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसकी जो निडल है वो एक ही डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पर ऑसिलेट करती रहेगी, वाइब्रेट करती रहेगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाफ के लिए वो अगर फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव हाफ के लिए उसको बैकवर्ड खींचने की कोशिश करेगा। तो हमारी निडल क्या होगी, एक ही पॉइंट पर जो है वहाँ पर वाइब्रेट करती रहेगी, आगे या पीछे मूव नहीं कर पाएगी। इसके बाद जो और पॉइंट आता है वो है कि जो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें फ्रिक्शन लॉसेस कम होते हैं। फ्रिक्शन लॉसेस कम होते हैं। फ्रिक्शन लॉसेस कम क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो है हाई टॉर्क टू वेट रेशो होता है। ठीक है, हाई टॉर्क टू वेट रेशो होता है कि उसका वेट कम है और उसमें टॉर्क जो है ज़्यादा लग रहा है। और क्या फ़ायदे हैं इस पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट के? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर हाई मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज होता है, तो जो इन्वायरमेंटल मैग्नेटिक फील्ड है उसका इस इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से ये अनअफेक्टेड रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे मूविंग आयरन टाइप है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, उसमें के अंदर क्या होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करते हैं, तो उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको उसमें एक्स्ट्रा केसिंग देनी पड़ती है कि उसमें इन्वायरमेंटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे अनअफेक्टेड रहे। ठीक है, ये हो गया इसका फ़ायदे। इसके अलावा जो उसके और फ़ायदे हैं वो फ़ायदे हैं इसके कि पावर कंजप्शन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इसका वेट कम है। वेट कम है तो उसमें जो पावर कंजप्शन होगा पावर कंजप्शन इज लेस। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही कम पावर कंजप्शन होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो डैम्पिंग इस्तेमाल की जा रही है, डैम्पिंग हमने जो है पढ़ी थी 3 तरीके की, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, तो जो डैम्पिंग इस्तेमाल हम कर रहे हैं इसके अंदर, वो कौन से डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में? वो इस डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं हम एडी करंट डैम्पिंग। कौन सी डैम्पिंग हो गई हमारी? एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग। इसी के लिए हम जो एल्यूमिनियम डिस्क भी इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम डिस्क है तो उसमें एडी करंट ज़्यादा अच्छे से जो है डेवलप हो पाते हैं, जिससे डैम्पिंग जो है जल्दी फास्ट हो जाती है। ठीक है, एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है डिस्क, तो उससे क्या होता है कि उसका वेट भी कम हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो वेट होता है, उसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी हल्की है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदे हैं उसके। इसके अलावा कुछ नुकसान भी हैं। कुछ नुकसान क्या कह सकते हैं उसको, एक तरीके से लिमिटेशन कह सकते हैं कि उसकी एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है कि एक तो ये एसी वेव के लिए काम नहीं कर रहा है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये है कि इसकी जो रेंज है वो बहुत छोटी है। ठीक है, हम जो है मिली एम्पेयर में इसमें करंट मेजर कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है 10 एम्पेयर की या 100 एम्पेयर की करंट इसकी मदद से मेजर कर पाएँ। ठीक है, इसकी रेंज बहुत छोटी है। उसकी रेंज को इन्हेंस करने के लिए हमको इसमें एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, जिसके कारण से उसकी थोड़ी कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके अलावा ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो है हमको हाई कॉस्टली मैग्नेट लगानी पड़ेगी। उसमें उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें इन्वायरमेंटल सॉरी जो टेम्परेचर एरर है
वो भी इससे अफेक्टेड होता है। टेम्परेचर की वजह से उसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, जो हमारी कोयल थी, इस कोयल का जो रेजिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, बहुत कम था। उस मैंने कहा कि लगभग 0.5 ओम से भी कम रखा गया है इसका जो कोयल का रेजिस्टेंस है। अब टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अगर इसमें 0.1 का भी डिफरेंस आ गया तो जाहिर सी बात है ये जो है 20% का डिफरेंस माना जाएगा। 20% का डिफरेंस रेजिस्टेंस में तो बहुत ज़्यादा बैठता है। उसकी वजह से जो एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी होने की वजह से ये इसके लिए इसमें एक मॉडिफिकेशन किया जाता है। वो क्या होता है कि हम उसमें स्वैम्प रेजिस्टेंस लगाते हैं। स्वैम्प रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगाया जाता है। अब स्वैम्प रेजिस्टेंस क्या है? देखो मैं एक बार शुरुआत से ही बताता हूँ इसको। ये मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेजिस्टेंस है RM। ठीक है, अगर मुझे इसकी वैल्यू रीडिंग करनी हो और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अभी समझने के लिए 1 ओम मान लेते हैं। ठीक, अब इसमें जो है टेम्परेचर चेंज हुआ। अब ये जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग तो हम कॉपर की ही इस्तेमाल करते हैं। कॉपर का जो कोफिशेंट है, टेम्परेचर कोफिशेंट है, वो बहुत ज़्यादा लो नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है। ठीक है, लगभग कितना होता है? 0.008 ओम पर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब मैंने जब ये इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया उस टाइम पे मैंने लैब में इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया। उस टाइम पर जो टेम्परेचर था लैब का वो रूम टेम्परेचर के बराबर था। वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। मैं इस इंस्ट्रूमेंट को जहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे है? मैंने कहा कि जो इंडिया का गर्म इलाके हैं जैसे राजस्थान हो गया या फिर ये जहाँ पे हम रह रहे हैं ईस्ट यूपी हो गया, यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी है अभी। हालांकि गर्मी तो अभी सब जगह है, तो दिल्ली ही ले लेते हैं। दिल्ली में हम जो है इसको मेजर कर रहे हैं। वहाँ पे टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो उसका जो टेम्परेचर चेंज होगा R = R0 1 + अल्फ़ा डेल्टा T, ये फॉर्मूला है। अब R0 स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस इसका 1 ओम था, 1 + अल्फ़ा की वैल्यू है 0.008। टेम्परेचर में चेंज कितना आया? 27 डिग्री सेल्सियस था पहले, उसके पास 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये हो गया 13 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, ये हो गया R। तो नेट रेजिस्टेंस जो हमारे पास आया निकल के कहाँ गया हमारा? ये आया 0.008 × 13 + 1 1.104। ये आ गया 1.104 ओम। कितने % का चेंज आया? ये आया मेरे पास सीधा 10.4% का चेंज आया। ठीक है, 10.4% उसका जो है रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये तो नुकसानदायक है हमारे लिए। अब उसके लिए हमने क्या किया? एक स्वैम्प रेजिस्टेंस लिया। स्वैम्प रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक हमारा एक ऐसे एलिमेंट का बना हुआ रेजिस्टेंस है जिसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा कम मतलब देखो, जो हमारा मैग्नीन है, मैग्नीन, ठीक है, जो मैग्नीन है, मैग्नीन एक ऐसा मेटल है जिसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो जितना इसका रेजिस्टेंस है, जितना इस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस है, उससे लगभग 20 से 30 गुना वैल्यू का रेजिस्टेंस, 20 to 30 टाइम्स। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि मैग्नीन अगर आप लगा रहे हो तो कितनी वैल्यू का लगाओगे। ठीक है, उसकी मैं सीरीज में लगा देता हूँ। ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया R स्वैम्प, ठीक है, R स्वैम्प लगाया जिसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट था वो कितना था? 0.0001 ओम पर डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम है। इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो लगभग 15-16 गुना कम है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने जो है इसको जो है उससे 20 से 30 गुना वैल्यू का लगाया। तो 20 से 30 गुना वैल्यू का कितना हो गया? अगर इसका 1 ओम था तो इसको जो है 30 ओम कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमने 30 ओम लगाया। हालांकि इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसमें एक शंट में भी एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, लेकिन शंट में लगाने का क्या फ़ायदा उस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले टेम्परेचर इफेक्ट हम देख लेते हैं, इसके बाद ही हम जो है
इसके पे चर्चा करेंगे कि रेजिस्टेंस शंट में क्यों लगा रहे हैं। तो देखो, अगर अभी मेरा जो है शुरुआत से दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मैग्नीन लगाते हैं। मैग्नीन क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा कम होता है। और कितनी वैल्यू का लगाते हैं? ऐसा नहीं कि 1 ओम का वो है तो दूसरी ओम का हम जो स्वयं रेजिस्टेंस लगा लेंगे, हम लगाएंगे उससे 20 से 30 गुना। क्यों? क्योंकि पहले वाले केसेस में जब हमने नहीं लगाया था तो हमारा 10.4% का चेंज आया था इंस्ट्रूमेंट के रेजिस्टेंस में। तो इंस्ट्रूमेंट के रेजिस्टेंस में अगर 10.4% का चेंज आया तो उसकी जो रीडिंग होगी उसमें भी तो उतना ही चेंज आएगा, क्योंकि करंट उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगी और एंगल हमारा जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो, अभी जो मेरे पास नेट रेजिस्टेंस है स्टार्टिंग में वो कितना है? 30 + 1, ये स्वयं रेजिस्टेंस है और ये हमारा RM है। तो R0 हो गया मेरे पास कितना? 31। अब टेम्परेचर जो है फिर से वही 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो टेम्परेचर में डेल्टा टेम्परेचर में कितना चेंज आया? वो आया मेरे पास कितना? 13 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 13 डिग्री सेल्सियस चेंज आने के बाद 30 ओम का रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा? R = 31 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू थी 0.0001 × 13, और जो मेरा सीरीज रेजिस्टेंस था इसको R1 बोल देते हैं। R1 इसको R, ये तो इसका तो पता ही है ना, ये 1.104 हो जाएगा। अभी इसमें इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये आ जाएगी 0.001 × 13 + 1 × 30, ये आ गई मेरे पास 30.039। टोटल रेजिस्टेंस एट लास्ट कितना हो गया? 30.039 प्लस 1.104 ये हो गया मेरे पास 31.143 ओम। अब इसमें कितने % का चेंज आया? परसेंटेज चेंज, ये में इसमें चेंज आया कितना? 31.143 माइनस पहले कितना था? 31 अपॉन 31 × 100 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 31 × 100। अभी चेंज आया इसमें 0.4613%। ठीक है, ये 4 है यहाँ पे। ठीक है, अभी देख के साफ साफ पता चल रहा है कि पहले हमारा पास 10.4% रेजिस्टेंस इसका टोटल बढ़ रहा था, अभी टोटल कितना बढ़ रहा है? 0.4613। ठीक है, अब अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम लगाएंगे तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो चेंज नहीं होगा। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो जो करंट इसके अंदर रिक्वायर्ड है, जो करंट ये ले रहा है, उस करंट की वैल्यू भी बहुत कमी से चेंज होगी, तो रीडिंग में जो एरर है वो बहुत कम आएगा। ठीक है, अब देखो इंस्ट्रूमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो पहले भी उतना ही चेंज हुआ था जितना बाद में हो रहा है, जो इसका कोयल वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन जो करंट जो पहले ले रहा था, अब पहले 10.4% रेजिस्टेंस बढ़ गया तो जाहिर सी बात है करंट 10.4% कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है कि जो रेजिस्टेंस है 0.4613% बढ़ा है, तो करंट जो है सिर्फ 0.4613% कम होगी, तो टॉर्क में उतना डिफरेंस नहीं आएगा। एरर जो हमने बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर लिया, वो लगभग ये जो है 20% का जो है 20% का यार, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये तो 20 तो गुना हो गया, 20 गुना का, यानी कि 2000% का डिफरेंस लगभग इसमें देखने के लिए मिल रहा है। अब इतना तो 2000% यार बहुत हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम जो है स्वयं रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ये चीज़ बहुत बार पूछी जाती है। अब बहुत ही छोटी सी बात है इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं, और अक्सर जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। क्योंकि देखो जिसको स्वयं रेजिस्टेंस का पता होगा उसको ये भी पता होगा कि इसके टॉर्क पे क्या डिफरेंस फ़र्क पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक क्वेश्चन पूछ के आपको पूरे टॉपिक की नॉलेज आपसे ले ली जाए। ऐसा नहीं है कि वो बेसिक से सवाल पूछेंगे कि बताओ PMMC में मैग्नेट यूज की जाती है या नहीं की जाती है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। पूछा यही जाएगा कि टेम्परेचर चेंज अगर होने की वजह से हम एरर आ रहा है तो उसको हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। देखो एरर अगर आ रहा है तो उसको जीरो करना तो असंभव है, उसको जीरो नहीं किया जा सकता। अब उसको तो जीरो आप तभी कर सकते हो कि आप 27 डिग्री सेल्सियस पे ही बैठ के काम करो जितने टेम्परेचर पर वो डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और वो तो संभव है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप इंस्ट्रूमेंट को फील्ड में लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए हमने जो है स्वयं रेजिस्टेंस लगाया है। वो स्वयं रेजिस्टेंस क्या है? हमारा मैग्नीन का बना हुआ एक रेजिस्टेंस है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा लो है। उसके टेम्परेचर लो होने की वजह से
क्या होगा कि जो नेट चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में वो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। ठीक, इतना क्लियर है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हालांकि वीडियो में ज़्यादा नहीं खींचनी चाहिए, फिर वो बोरिंग होने लगती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें जो है इसकी रेंज बढ़ानी है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की, तो किस तरीके से हम इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से इसमें अगर हम शंट रेजिस्टेंस लगा के करंट की रेंज बढ़ा सकते हैं एमीटर की, अगर हम सीरीज रेजिस्टेंस लगाएंगे तो किस तरीके से हम जो है वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उससे रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। अगर नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।